नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 पर, और साथ ही आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी, और एक और खास मेहमान है, उनका परिचय करा देते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ। श्रीकांत जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। बातचीत शुरू करें उससे पहले जरा बाजार के आज के हाल को एक बार देख लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन हमने देखा बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। आखिरी घंटे में हमने देखा निचले स्तर से शानदार रिकवरी बाजार में आई, जिसके चलते बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद होने में रहे कामयाब। आज खास तौर पर सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तो बैंकिंग, ऑटो, पीएसयू शेयरों में खरीदारी रही, तो मेटल, इंफ्रा, एनर्जी शेयरों में भी आज अच्छी खासी बढ़त दिखी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 249 अंक चढ़कर 61,873 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 74 अंक चढ़कर 18,403 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने तो आज रिकॉर्ड क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी 296 अंक चढ़कर 42,373 पर बंद होने में कामयाब रहा। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में शुरुआती सुस्ती के बाद ये तेजी कहां से आई। भारतीय बाजारों के लिए आज बेहद इंटरेस्टिंग दिन रहा। शुरुआत एकदम सुस्ती के साथ हुई। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत थे। अमेरिकी बाजारों में गिरावट का दिन था कल देर रात, लेकिन रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में दिखी। इन सबको देखते हुए बाजार एकदम शांत खुले। शांत खुलने के बाद पूरे दिन भर टाइम पास करते रहे। 18,300 के आसपास सपोर्ट लिया, थोड़ा फिसले नीचे जरूर, लेकिन टिके नहीं, और 18,350 के आसपास आते ही प्रॉफिट बुकिंग होती दिख रही थी। लेकिन आखिरी एक घंटे में बाजार ने पकड़ी रफ्तार, और ये रफ्तार बैंक निफ्टी से आई, लेकिन निफ्टी इस रफ्तार में 18,400 के पार निकलकर दिन के हाई पॉइंट के करीब बंद होता हुआ नजर आया। यानी कि इस पूरे रनअप का जो हमने 16,800 से शुरू किया, आज हाईएस्ट पॉइंट बना 18,425 के आसपास, और क्लोजिंग भी मजबूत। तो इस तेजी के पीछे दो बड़ी वजह थी। एक, दुनिया भर के बाजारों में थोड़े रिकवरी के संकेत। डाउ फ्यूचर्स 125 पॉइंट ऊपर हो गए थे, उसके साथ कच्चे तेल के दाम नीचे, डॉलर इंडेक्स कमजोर, और भारतीय बाजारों में एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े। और पिछले 1.5 सेशन में बाजारों में थोड़ी सी सुस्ती और हल्की मुनाफा वसूली की वजह से पोजीशंस भी हो गई थी कम। तो बस मसाला तैयार था बाजार में ऊपर जाने के लिए। अब निफ्टी तो बढ़ गया, 18,400 पर पहुंचा भी क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन जो रिकवरी आई है वो पूरी की पूरी बैंक निफ्टी से लीड हुई है। वो बैंक निफ्टी थोड़ा सुस्त था, लेकिन बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स, मसलन कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये ऑलरेडी बढ़ने के संकेत दे चुके थे, और उसका फायदा बैंक निफ्टी को मिला। आज बैंक निफ्टी ने पुराना लाइफ हाई 42,345 का न सिर्फ पार किया आखिरी आधे घंटे में, बल्कि उसके ऊपर जाकर बंद हुए, और अब नया लाइफ हाई बैंक निफ्टी का 42,450 का इतिहास में दर्ज हो चुका है। तो ये बड़ा आंकड़ा आज देखने को मिला। नया ऐतिहासिक दिन बैंक निफ्टी के लिए रहा। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या काफ़ी बेहतर रही। मजबूत शेयरों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखी है, उसका फायदा भी बाजार ने उठाया। तो ओवरऑल कह सकते हैं सुस्त शुरुआत के बाद बाजारों ने तेज रफ्तार पकड़ी, और एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन की तरफ हम आगे बढ़े। आइए अब आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़े जरा समझ लें। एफआईआईज, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में करीब 221 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 549 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। अब कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत जी, आज तो बाजार में शानदार मोमेंटम नजर आया। बैंक निफ्टी ने तो नया रिकॉर्ड हाई भी छुआ। बताइए, अब आगे आने वाले दिनों में आप तेजी बरकरार होते हुए देख रहे हैं? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो मार्केट है इसमें जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो काफी नीचे आ चुका है, और जब भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स काफी नीचे होता है तब मार्केट में एक अगर तेजी का अगर ट्रेंड है तो वो कंटिन्यू होता है, और वो कुछ ऐसे ही चलता है, यानी कि पूरे दिन मार्केट खामोश रहता है और फिर टुवर्ड्स द एंड मार्केट में रिकवरी बनती है, या तो शायद मार्केट के किसी एक सत्र में अच्छी तेजी बनती है और फिर मार्केट वापस साइडवेज हो जाता है। बट ब्रॉडली ये ट्रेंड ऊपर का होता है, और उसी ऑन द सेम बेसिस, ऑन द सेम लाइन आज भी हमने वैसे ही ट्रेंड देखा, और मार्केट में एक अच्छी
हमने रिकवरी देखी टुवर्ड्स द एंड। सबसे बड़ी वजह जैसे अभी अनिल जी ने बताया यही है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे आ रहा है। वहाँ के जो यूएस के जो नंबर्स आ रहे हैं पीपीआई या सीपीआई से रिलेटेड जो भी नंबर्स हैं उनमें हमने काफी अच्छी गिरावट देखी है या तो काफी अच्छा सुधार हम बोल सकते हैं इकोनॉमी के बेसिस पे। और इसी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी। आने वाले दिनों में जो रेट हाइक की जो गुंजाइश थी या जो एक काफी बड़ी फियर थी वहां पे कुछ वो फियर कम होते हुए नजर आई और इसी वजह से डॉलर इंडेक्स गिरने की वजह से हमेशा इमर्जिंग मार्केट्स में इनफ्लोज बढ़ते हैं। ब्रॉडर फॉर्मेशन हमें यही बता रहा है कि अभी हम ऑल टाइम हाई से केवल 200 पॉइंट नीचे हैं और यहाँ से जो मोमेंटम बना आज के दिन में वो अगर आप देखें तो बीएफएसआई के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी बना। तो हमें लगता है कि 18,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा मार्केट के लिए और उसके बाद 18,610 इन लेवल्स के करीब बेयर्स मार्केट को रोकने की बिल्कुल कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कॉल राइटिंग है। बट एक बार अगर 18,600 के लेवल्स को अगर निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो फिर हमें लगता है कि 18,800 के लेवल्स हम कुछ दिनों में देख सकते हैं। तो ब्रॉडली हमें लगता है कि मार्केट का ट्रेंड स्ट्रांग है, मार्केट यहाँ से और चल सकता है और इमीडिएट बेसिस पे 18,600 के लेवल्स देख सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रेटेजी हम अपना सकते हैं और बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 42,800 का है और उसके बाद 43,350। ओके, तो ये बाजार पर राय रही श्रीकांत जी की। श्रीकांत जी, आप बताइए, मीडियम टर्म का नजरिया किसी को रखना हो तो कौन से स्टॉक में आप खरीदारी की सलाह देंगे और लॉन्ग टर्म के लिए आपका स्टॉक कौन सा स्टॉक आपकी पसंद है? बिल्कुल, तो देखिए जैसे कि मार्केट में लग रहा है कि यहाँ से और तेजी बनेगी तो यहाँ पे हमें फोकस करना पड़ेगा बीएफएसआई सेक्टर पे और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर क्योंकि ये दोनों सेक्टर की वजह से ही निफ्टी में और भी हमें अच्छी खासी एक्टिविटी देखने मिलेगी। अगर बीएफएसआई की बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने लार्ज कैप कंपनीज में काफी अच्छा मोमेंटम देखा है। आज के पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद मुझे लगता है कि कुछ मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर या बैंक के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। डीसी भी हमें अच्छा लग रहा है जो तकरीबन 124-125 के करीब का उसने बन दिया है। यहाँ से हमें ये स्टॉक लगता है 140 या 145 के लेवल्स दिखा सकता है। तो डीसीबी को लॉन्ग करके चले, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 118 का। साथ ही साथ इसमें अच्छा खासा एक टेक्निकल फॉर्मेशन बना है जो हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज एस्टैब्लिश कर रहा है ऑन वीकली मंथली बेसिस। तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो डीसीबी को हम करंट लेवल से लॉन्ग करके चलेंगे विद अ मीडियम टर्म व्यू। अगर लॉन्ग टर्म व्यू के बेसिस पे अगर कुछ खरीदना है तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो वैल्यू जहाँ पे वैल्यू काफी अच्छी दिख रही है वो है इन्फोसिस जो 1590-1600 के करीब आज बंद हुआ है। लेकिन ओवरऑल फॉर्मेशन हमें ये बता रहा है कि ये स्टॉक अपने 1800 के लेवल के काफी नजदीक अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक जा सकता है। तो कम से कम 1800 के टारगेट्स के लिए इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज को खरीद के चले। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 1540 रुपए का। ओके, तो मीडियम टर्म पोजिशनल व्यू डीसीबी में रखने की सलाह और इन्फोसिस में लंबी अवधि का नजरिया रखने का सुझाव आ रहा है श्रीकांत चौहान की तरफ से। आइए कुछ दर्शकों के सवाल करते हैं शो में शामिल और व्हाट्सएप पर पहला सवाल झांसी से गौतम गुप्ता साहब भेज रहे हैं। आईआरसीटीसी स्टॉक है इनका श्रीकांत जी, 620 शेयर हैं और 680 है इनकी खरीद आईआरसीटीसी पर। जानना चाह रहे हैं कि आईआरसीटीसी में अभी फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखें? तो देखिए अगर आईआरसीटीसी की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में इनफैक्ट कई महीनों से ये इसी रेंज के करीब ट्रेड कर रहा है 740-750 के करीब। बट ब्रॉडर फॉर्मेशन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक कम से कम 850 से 900 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है। डाउन साइड काफी प्रोटेक्टेड है। ओवरऑल पीएसयू सेक्टर में अच्छी खासी खरीदारी चल रही है। तो हमें लगता है कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसमें वो बने रहे। शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म तीनों फ्रेम में ये स्टॉक अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इसमें बने रहे। आईआरसीटीसी में सुझाव आ रहा है श्रीकांत चौहान का। अगला कॉलर हमारे साथ है मौजूद पुणे से अजीत शर्मा साहब। अजीत जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? गुड इवनिंग मैडम। मेरे पास टीटीएमएल के 123 रुपए के भाव से 8,800 शेयर हैं। तो क्या मैं उनको रखूं या निकाल दूं? टीटीएमएल पे तो बहुत ज्यादा नुकसान पर हैं, शेयर भी बहुत ज्यादा इन्होंने लिए हुए हैं। अब इस नुकसान के साथ अभी फिलहाल इनको स्ट्रैटेजी करनी क्या चाहिए? नुकसान बांधे और निकल जाए टीटीएमएल से?
तो देखिए अजीत जी, आप एक बात तो ये समझ लीजिए कि इसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है, क्योंकि ये स्टॉक अगर देखा जाए तो इन्हीं लेवल्स के करीब आके हमेशा एक रिबाउंड में कन्वर्ट होता है। 90 रुपए के करीब इसमें काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, और पिछले इनफैक्ट मार्च महीने से, यानी कि मार्च 2022 से अभी तक कई बार ये स्टॉक 90 के करीब आया और रिबाउंड किया है। इस बार भी 99 के करीब आ चुका है, तो मुझे लगता है कि जैसे मार्केट में ट्रेंड बन रहा है और जैसे भी वापस एक बार नस्डैक में तेजी बन सकती है आने वाले दिनों में, तो इंटरनेट रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स रहेंगे या नेट बेस्ड जितने भी स्टॉक्स रहेंगे, वहां पे हमें लगता है कि और तेजी बनेगी। तो बिल्कुल इसमें बने रहे। आपका लॉस भी काफी बड़ा है, लेकिन हमें लगता है कि अगर कॉस्ट के करीब अगर ये स्टॉक अगर आता है 120 118 के करीब अगर आता है, तो आप आपके इतने बड़े एक्सपोजर को आप प्लीज कम कर लीजिए उस वक्त, लेकिन करंट लेवल से होल्ड करें। तो करंट लेवल पर टीटीएमएल होल्ड करने की सलाह श्रीकांत जी की ओर से है। सूरत से राजेंद्र कुमार डुगर साहब हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी स्वागत करते, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? मैडम मेरे पास रिलायंस के 864 शेयर है एट द रेट ऑफ 100, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही हूँ, तो मेरे को बस कंपनी का आउटलुक और वो थोड़ा सा समझना था कि इसको आगे जनरेशन के लिए इसको रख लूं क्या। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये रखना चाह रहे हैं लंबे टाइम के लिए। क्या लग रहा है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखकर क्या लग रहा है आपको सर, ये रख सकते हैं? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो भी आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं। देखिए ये कंपनी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड थी और वहां पे इनका फोकस काफी बड़ा था। अभी धीरे धीरे इवेंचुअली अगर आप पिछले 5 साल से या 10 साल से देखेंगे तो उन्होंने अपना फोकस टेलीकॉम और डिजिटल के तरफ लेके आया है वो, और कंजम्पशन रिलेटेड बिजनेस के ऊपर इनका फोकस बढ़ते जा रहा है। इवेंचुअली यहाँ पे आने वाले कुछ सालों में इनका डिजिटल बिजनेस या रिटेल बिजनेस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑयल एंड गैस बिजनेस, जो काफी साइक्लिकल होता है और जहाँ पे काफी सारे गवर्नमेंट बैरियर्स भी होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। तो हमें लगता है कि बिल्कुल इस कंपनी को रखा जा सकता है विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म व्यू यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ से 2 से 3 4 5 साल के व्यू से आप बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन अगर आपको एक जनरेशन टू जनरेशन के बेसिस पे अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर होल्ड करना है, तो फिर मैं कहूंगा कि आप अगर आपको जनरेशन का अगर व्यू लेना है, यानी कि ऐसे कम से कम 15-20 साल का अगर व्यू लेना है, तो हमें लगता है कि आप ईटीएफ को खरीद के चले, जैसे कि निफ्टी ईटीएफ है या बैंक ईटीएफ है या आईटी ईटीएफ है, काफी सारे ईटीएफ वैसे अवेलेबल है सेक्टर स्पेसिफिक। अगर आप उनमें निवेश करते हैं तो वो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे वो ज्यादा सिक्योर रहेंगे। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को अभी आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, ये सलाह आ रही है श्रीकांत जी की तरफ से आपके लिए। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से मनीषा जैन हमारे साथ है। मनीषा जी स्वागत करते हैं आपका शो में, बताइए कौन से स्टॉक पर आप पूछना चाहेंगी सवाल? हाँ, मैंने लिया था हिंदुस्तान जिंक, दिसंबर में लिया था। 100 शेयर्स लिए थे 343 पर, तो अभी क्या हो सकता है इसमें? आपने जब लिया था कितने समय के लिए रखने की सोची थी? मैंने 6 महीने सोची थी, लेकिन अभी तो बहुत टाइम निकल गया। हाँ, साल भर तो निकल गया। साल भर से हिंदुस्तान जिंक में है आप, क्या करें श्रीकांत जी? ये देखिए वैसे मनीषा जी को मुझे लगता है कि इसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कंपनी जो है वो अच्छी खासी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और साथ ही साथ हमें लगता है कि 340 के करीब तो मुझे लगता है इनकी कॉस्टिंग आ गई होगी, क्योंकि इसने पिछले 1 साल में 2 से 3 बार इसने डिविडेंड भी दिया है। तो हमें लगता है कि इसे बिल्कुल होल्ड करके चले, और 343 के ऊपर तो बिल्कुल ये स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में जाते हुए दिखेगा। वैसे हमें ये नहीं भूलना चाहिए मनीषा जी कि ये जो कंपनी है वो साइक्लिकल कमोडिटी बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पे अप एंड डाउन की एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में एवरी ईयर हमने एक अच्छी खासी अपवर्ड एक्टिविटी देखी है। तो शायद 350 या 360 के करीब अगर कभी ये स्टॉक अगर आते हुए नजर आता है, तो आप वहां पे आपकी पोजीशंस को एग्जिट करके आप किसी बीएफएसआई या किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, जो आपको लंबी अवधि में काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं।
ओके, तो ये रही हिंदुस्तान जिंक पर राय हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, दिल्ली से आलोक कुमार हमारे साथ है। आलोक जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? मैम गुड इवनिंग। मेरे पास मैम SGVN के कुछ स्टॉक हैं और मदरसन सुमी के भी हैं। ओके, क्या है लेवल्स बताएंगे? मैम SGVN के मेरे पास 57 शेयर है 32.90 पैसे के हिसाब से। ओके, इसे होल्ड करना SJVN और मदरसन संवर्धन, ठीक है। मदरसन ओके। सुमी के मेरे पास वायरिंग क्या के रहेगी 50 स्टॉक पर शेयर आए? हैं। ओके ओके, जी जी, बात पूरी कीजिए जल्दी से। मैम मेरे पास रेल विकास RVNL के भी 50 शेयर हैं 38.12 पैसे के हिसाब से। ओके ओके ओके, जी जी, बताइए सर। तो देखिए, इनके जो तीनों इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फिलहाल काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और हमें लगता है कि शायद आने वाले कम से कम 3 से 4 महीने तक, यानी कि जनवरी तक इन सभी इन्वेस्टमेंट्स में बने रहे। यहाँ पे हमें लगता है कि कम से कम और 10 से 15% की गुंजाइश है। वहाँ पे आप आपके इन्वेस्टमेंट्स में कुछ मुनाफा बिल्कुल वसूल कर सकते हैं और हो सके उतना आपके इन्वेस्टमेंट्स को आप लार्ज कैप में रखिए, क्योंकि अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स अगर काफी स्मॉल है अगर है तो आपको लार्ज कैप में रहना काफी जरूरी है, क्योंकि मिड कैप कंपनीज कभी कुछ धोखा भी देके जाती है। लेकिन चूंकि इस बार आपने आपके इन्वेस्टमेंट्स को काफी अच्छी तरीके से अच्छी कंपनीज में रखा है कि जो PSUs कंपनी और लार्ज कैप कंपनीज है, तो इनमें रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि ओवरऑल इस सेक्टर में परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है। तो बिल्कुल बने रहे और 15% के ऊपर आप अगर आपके कॉस्ट के ऊपर अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे आप मुनाफा वसूल कर सकते हैं। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, संकेत काफी बेहतर दिख रहे हैं क्योंकि तकनीकी तौर पर बाजार हो चुके हैं बेहद मजबूत। 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी लगातार तीसरे दिन आज बंद हुआ है और निफ्टी 18,300 के ऊपर लगातार तीसरे दिन बंद हुआ है। ऐसे में संकेत ग्लोबल मार्केट से लेंगे। कल सुबह डाउ फ्यूचर्स 140 पॉइंट ऊपर थे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त। FIs के डेटा देखेंगे जो कि मजबूत रहने की पूरी उम्मीद है और बाकी डॉलर इंडेक्स वगैरह ये सारे संकेत तो होंगे, लेकिन तकनीकी तौर पर बाजार हो चुके हैं मजबूत और अब जब तक 18,300 के नीचे बंद ना हो तब तक तो डे ट्रेडर्स के लिए मजबूती वाला मामला है और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 18,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। बैंक निफ्टी का भी वैसे ही हाल है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 42,000 कल बहुत मजबूत सपोर्ट हो गया और 41,000 के नीचे जब तक बंद ना हो तब तक बैंक निफ्टी अपना ट्रेंड बदलेगा नहीं। ऊपर कितना जा सकते हैं तो निफ्टी 18,525 18,600 की रेंज तक जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी तो चूंकि जिन लेवल्स पर बंद हुआ है लाइफ टाइम हाई है और आसपास में कोई डेटा है नहीं, सो एक बार 42,500 के ऊपर थोड़ा सा निकल कर टिका बैंक निफ्टी तो फिर 43,000 43,500 तक की जगह खुल जाती है बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए। इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा क्योंकि इंडेक्स मजबूत है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कल एक्शन और बेहतर और बड़ा होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं वायदा बाजार में क्या कल स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पाल भी। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, आज जिस तरीके से मार्केट ने लास्ट के 1 घंटे में जिस तरीके से तेजी का मूव बनाया है उसमें अब हमें लगता है कि ये मोमेंटम अब न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ निफ्टी को लेके जाएगा। तो हम यहाँ पे निफ्टी का 18,450 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे कल के सेशन में, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 60 रुपए के आसपास। हम एक्सपेक्ट करें कि अब ये मोमेंटम 18,500 18,550 की तरफ निफ्टी में आते हुए दिखेगा। तो इसमें हम टारगेट प्रोजेक्ट करें 95 से 100 रुपीज तक के और स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 42 रुपीज का। तो 18,450 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी कल के सेशन में। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मेटल स्टॉक्स में भी काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पिछले कई दिनों से देखने को मिला और आज भी हम देखें तो वेदांता काफी अट्रैक्टिव यहाँ पे लग रहा है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। हमें लगता है जिस तरीके से वेदांता अब यहाँ पे वेदांता 315 रुपए के ऊपर सस्टेन हो रहा है, हमें लग रहा है नेक्स्ट मूव इसमें 332 335 तक आते हुए दिख सकता है। तो इस पे भी बाय करने की सलाह 312 के स्टॉप लॉस से। जी राजेश जी, बहुत धन्यवाद कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और श्रीकांत जी, कल के लिए इंट्राडे पिक
कहां पर खरीदारी की राय आपकी रहेगी? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि इस मार्केट में कुछ फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक्स है, वहाँ पे कुछ फोकस करें और यहाँ पे एचडीएफसी लिमिटेड, ये हमें स्टॉक लगता है कि जहाँ पे अच्छी खासी तेजी बन सकती है। शुक्रवार के दिन हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी। कल के दिन में एक साइडवेज पैटर्न था और अभी लगता है यहाँ से वापस एक अपवर्ड कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न एचडीएफसी लिमिटेड में बन सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, 2720, 2730 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। इवेंचुअली हमें लगता है कि लॉन्ग रन में ये 2900 के लेवल्स भी छुएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट 2720-30 के लेवल से बिल्कुल दिखा सकता है। और अगर यहाँ पे हमें कुछ स्टॉप लॉस रखना है तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 2650 के करीब का। तो 2680 के करीब, 2680 के करीब की क्लोजिंग है। 2650 के स्टॉप लॉस के साथ एचडीएफसी को लॉन्ग करके चले। ओके, तो एचडीएफसी लिमिटेड इंट्राडे खरीदारी की सलाह श्रीकांत चौहान की तरफ से। धन्यवाद करेंगे श्रीकांत जी, हमारे साथ शो में शामिल हुए।